नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी सीटेट सीडीपी अभ्यास की यह 19वीं क्लास है, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्या है? पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नहीं दोस्तों, आनुवंशिक नहीं, वातावरण भी इसमें शामिल है। क्या है दोस्तों? वातावरण भी शामिल है। वातावरण भी शामिल है, इसीलिए दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। दोस्तों, आइए कारण देखते हैं। कारण आर, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते। सही विकल्प चुनिए। नहीं दोस्तों, यहाँ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प चुनिए। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी वातावरण होगा। तो ए और आर दोनों गलत हैं। हमारे ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्या उत्तर सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है, ए की नहीं दोस्तों, गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, ए की। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सी देखते हैं क्या है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ए और आर दोनों गलत हैं, तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना और कूदना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूक्ष्म। ये क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? सूक्ष्म का। तो सूक्ष्म दौड़ना में तो दोस्तों क्या बड़ी मसल्स यूज होंगी, इसीलिए ये तो गलत हो गया। चलना में भी बड़ी मसल्स और कूदना में भी दोस्तों। तो इसका एक ही उत्तर बचता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हो जाएगा दोस्तों दो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घसीट कर लिखना। दोस्तों, जो बच्चे दीवार पर लिख देते हैं कुछ ना कुछ इस तरह से, जो भी लिख देते हैं दोस्तों, वह घसीट कर लिखना में आता है दोस्तों। कहीं हद तक बच्चा अपनी उंगलियों पर कंट्रोल कर रहा है। जो भी इस तरह से जो कीलम काटी जो बच्चे कर देते हैं, इस तरह से जो भी लिखते हैं, तो ये घसीट कर लिखने में आ जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घसीट कर लिखना। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, देखते हैं क्या है। एक सेकंड दोस्तों, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 3, इनमें से क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। ऑप्शन नंबर बी है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं इससे इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था का होगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। बी देखते हैं एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी डी और देख लेते हैं। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही उत्तर बचता है प्रश्न नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों होगा दोस्तों। क्या होगा, तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ये सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, पुनः पढ़ लेते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ये सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। मीडिया प्राथमिक, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। मीडिया प्राथमिक गलत हो जाएगा दोस्तों। मीडिया द्वितीयक देखते हैं दोस्तों, सही लग रहा है। स्कूल प्राथमिक, ये भी गलत हो जाएगा। स्कूल द्वितीयक, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मीडिया और द्वितीयक। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीयक। की भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। प्रश्न है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। क्या आती है दोस्तों, देखते हैं। अमूर्त सोच की क्षमता, ये नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, शायद। दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, नहीं दोस्तों। और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों।
एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष दोस्तों, 2 से 7 वर्ष पहले इसका उत्तर, पहले बोर्ड ने इसका उत्तर सी माना था, लेकिन इस बार इसका उत्तर क्या माना है दोस्तों, बी माना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यांत्रिक, व्यवहारवादी। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, ये भी गलत हो जाएगा। संरचित, अनम्य, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए बचता है दोस्तों, गतिशील और लचीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा इसमें, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील, क्या दोस्तों, गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, गतिशील और लचीला। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। लेब वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का, देखते हैं। लेब वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। ये भी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, सही लग रहा है दोस्तों। तब भी डी और देख लेते हैं क्या है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर
8। प्रश्न नंबर 8 क्या है देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सुगम बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही है, सामाजिक संपर्क बिल्कुल सही दोस्तों, और संतुलन और पुरस्कार ये दोनों इनकी कोई बात नहीं की है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 किसमें है दोस्तों, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है, प्रश्न नंबर 9। क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम डैश। अधिगम क्या है दोस्तों, अधिगम एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम डैश क्या है, डैश। देखते हैं ऑप्शन क्या सही है उत्तर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्मों द्वारा होता है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है दोस्तों। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, ये तो सही लग रहा है। तब भी डी देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। नहीं दोस्तों, इनकी भूमिका सक्रिय होती है। तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है देखते हैं दोस्तों। क्या है, प्रश्न नंबर 10 है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 का देखते हैं। क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा ही गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, एक सेकंड। अब सही, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आज थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों हमारा डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ये भी गलत हो गया। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। सजा और
कार्यता अभिविन्यास। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, देखते हैं दोस्तों। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक और अंतःव्यक्तिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब? प्रश्न दोबारा देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। क्या है दोस्तों? देखते हैं। अंतःव्यक्तिक, ये तो है नहीं दोस्तों। स्थानिक, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। प्राकृतिक, ये भी नहीं है। एक ही बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, भाषाई बुद्धि। क्या है दोस्तों? क्षमता उपयोग करने की क्षमता भाषाई। क्या है दोस्तों? भाषाई बुद्धि की विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, भाषाई। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? किस पर ध्यान देना है दोस्तों? हमारे लिए नहीं पर ध्यान देना है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। क्या है दोस्तों? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विकास। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं दोस्तों 12 का। बी क्या है? मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। नहीं दोस्तों, हमें मतभेद पैदा नहीं करना है दोस्तों। आइए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों। क्या है? छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या है? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर समता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जेंडर प्रासंगिकता। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। जेंडर पक्षपात, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। जेंडर समता, ये भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, जेंडर रूढ़वादिता। जेंडर रूढ़वादिता। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिता। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है? प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 14 का गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की केवल शब्द जो है दोस्तों, ये गलत है। इसीलिए संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है? शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में
आकलन को शामिल करें। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी और डी और देख लेते हैं क्या है। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। 14 का सी भी गलत हो जाएगा। डी देख लेते हैं क्या है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। नहीं दोस्तों, हमें तुलना किसी की नहीं करनी है, स्वयं की, स्वयं से तो कर लेनी है, स्वयं की स्वयं से, और किसी से नहीं करनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। क्या है प्रश्न नंबर 15? किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर डी है, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी ए बी सी और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 15 दोबारा देख लेते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? ये तो वन वर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, बच्चा एकदम बता देगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर बी भी हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। सी देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ये भी विशेष सही उत्तर नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, ये 15 प्रश्न थे दोस्तों, यह 15 प्रश्न थे। ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 15 में सही आपके कितने आए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपका इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।